अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्लॉट एनालिसिस। और प्लॉट एनालिसिस का आप में से मे भी कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि ये क्या होता है। मे भी कुछ को ना पता हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक दफ़ा। प्लॉट एनालिसिस बेसिकली कहते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर होता है किसी नॉवल का, पूरे नॉवल का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। प्लॉट एनालिसिस यानी कि पूरे नॉवल का स्ट्रक्चर कैसा है, आपने उसका एनालिसिस करना है, उसका तज्जिया करना होता है, ठीक है। उर्दू में वर्ड जो यूज करते हैं वो तज्जिया है इसके लिए। तो आपने इसका कंप्लीट एनालिसिस करना होता है और बताना होता है कि उस पे टाइम पीरियड कौन सा था जब नावल लिखा गया, और किस लैंग्वेज में नावल लिखा गया, किस स्टाइल में लिखा गया, और ऑथर कौन था, हीरो कौन था उस नावल का, नावल की लैंग्वेज कौन सी थी, और टाइम, और उस टाइम कौन सी प्लेस है, जिसमें जो नॉवल में जो प्लेस मेंशन होती है ना, वो प्लेस आपने लिखनी होती है। और कब ये पब्लिश कब हुआ, और लिखा कब गया, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ। और इसके साथ और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपको ये कोई क्वेश्चन इस तरह से आए कि डिस्कस द प्लॉट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, या डिस्कस द, और इस तरह से आए कि एनालाइज द प्लॉट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, मतलब किसी तरह से भी इसको चेंज करके स्टेटमेंट को ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और चलें फिर स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। टॉपिक आज का प्लॉट एनालिसिस है। सो फुल टाइटल जो है इस नावल का, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये आपको ऑलरेडी पता है। ऑथर चार्ल्स डिकन्स हैं। और अब यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट होता है। बेसिकली टाइप ऑफ वर्क कौन सा है, नॉवल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आप किसी ड्रामा या किसी पोइट्री का प्लॉट एनालिसिस कर रहे हैं, प्लॉट एनालिसिस बेसिकली होता ही नॉवल और ड्रामा वगैरह का ही है। अगर किसी ड्रामा का अगर आ जाता है तो उस पर आप ड्रामा लिखेंगे, टाइप ऑफ वर्क ड्रामा लिखेंगे। ये चूंकि हम नॉवल पढ़ रहे हैं तो हम नॉवल लिखेंगे। जॉनरा यानी कि स्टाइल कौन सा है, नॉवल का कौन सा स्टाइल उसमें यूज किया गया है। नॉवल में जो राइटर है उसने कौन कौन से स्टाइल्स को उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो बिल्डिंग्स रोमन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और सोशल क्रिटिसिज्म, सोशल इश्यूज पे उसने किस तरह से डिस्कस किया हुआ है, वही बेसिकली क्रिटिसाइज ही करना होता है कि इस टाइप के भी इश्यूज उस टाइम पे चल रहे थे, जो कि अकॉर्डिंग टू राइटर किस तरह होने चाहिए थे, किस तरह नहीं होने चाहिए थे, और इंसान को उन इश्यूज के अकॉर्डिंग कैसे परफॉर्म करना चाहिए, और क्या कौन कौन से डिसीजंस लेने चाहिए। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, ठीक है। और थर्ड है ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन, ठीक है। ये भी ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में। इस पे कंप्लीट क्वेश्चन जो है एनालिसिस हम कर चुके हैं, ठीक है। लैंग्वेज जो थी तब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया ये नॉवल। टाइम एंड प्लेस, जब ये नॉवल लिखा गया, चार्ल्स डिकन्स के जो प्लेस ऑफ लिविंग थी वो थी लंदन, और 1860 से 1861 तक एक साल में ये नॉवल जो है लिखा गया, ठीक है। डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, जब ये पहले भी मैं एट द स्टार्ट ऑफ नॉवल जब हम समरी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉवल इसकी जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो कब थी। पब्लिश सीरियली इन इंग्लैंड फ्रॉम दिसंबर 1860 टू अगस्त 1861। सीरियली यानी कि इस पे पहले, इस नॉवल पे पहले परफॉर्म किया गया एज अ स्क्रिप्ट जो है, इसको पब्लिश किया गया था और इस पे परफॉर्म किया गया था। और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिर एज अ बुक इसको जो है पब्लिश किया गया, बुक फॉर्म में इसको पब्लिश किया गया। तब पब्लिश इन बुक फॉर्म इन इंग्लैंड एंड अमेरिका इन 1861। जो सीरियली पब्लिश हुआ था वो 1860 में हुआ था दिसंबर में, और जो बुक फॉर्म में हुआ था वो 1861 में। तो ओवरऑल जो टाइम था इसकी पब्लिकेशन का वो इन्होंने 1860 टू 1861 इसीलिए लिखा, ठीक है। ओके, पब्लिशर आगे है
पब्लिशर के बारे में कि जिस पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया, serialized in all the year round, published in England by Chapman and Hall, published in, अब जिसने पब्लिश किया था ये उसका नाम है, और पब्लिश किस जगह पे हुआ था, लोकेशन जो थी वो थी इन अमेरिका बाय हार्पर एंड ब्रदर्स, ये लोकेशन थी। ओके, नरेटर ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो पिप था उसी ने इस नॉवल को नरेट किया है, वही अपनी स्टोरी खुद बता रहा होता है, जो स्टोरी बता रहा होता है वो भी वो हीरो, वही हीरो होता है समटाइम्स नॉवल में, और उसी को नरेटर कहा जाता है, ठीक है, जो स्टोरी बता रहा होता है उसे नरेटर कहते हैं। और इस स्टोरी में पिप अपनी इस नॉवल में ये पिप अपनी स्टोरी बता रहा है, तो इसको हम नरेटर कहेंगे। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स नॉवल में या ड्रामा में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आके आप सस्पेंस क्रिएट, सस्पेंस यानी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो आपने सस्पेंस क्रिएट करती है, आपको सस्पेंस होता है कि आप आगे क्या होगा, पहले क्या होता रहा है, अब ऐसे पीक पे नॉवल चला गया है कि अब इसके आगे क्या होगा, आप ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं। तो इस नॉवल में इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये क्लाइमैक्स के तौर पे हमने देखे हैं नॉवल में। A sequence of climax events occurs from about chapters, ये जो चैप्टर्स चैप्टर वाइज थे उस लिहाज से जो है रेफरेंस दिया गया है 51 to 56 तक चैप्टर्स में ये हुआ। क्लाइमैक्स आता है मिस हैविशम्स बर्निंग इन द फायर, जब पिप मिस हैविशम के घर जाता है और मिस हैविशम से माफी मांगती है और उसे सच बताती है सारा कुछ, और फिर वहां पे आग लग जाती है। ऑर्लिक्स अटेम्प्ट टू मर्डर पिप एंड पिप्स अटेम्प्ट टू हेल्प मैगविच एस्केप लंदन। और एक और पॉइंट इसमें शामिल कर सकते हैं आप क्लाइमैक्स में, कि वेरी फर्स्ट टाइम जो हमने लास्ट लेक्चर में थर्ड स्टेज डिस्कस की थी, और फर्स्ट टाइम जब उसे थर्ड स्टेज पे जब वो स्टार्ट लेता है, रिडेम्पशन उसकी स्टार्ट होती है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि उसे पता चलता है कि मैगविच उसका सीक्रेट मैन्युफैक्चरर है। वो क्लाइमैक्स भी हो सकता है, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उसके बाद भी एक सस्पेंस वाली सिचुएशन आप में क्रिएट होती है कि अब इसके आगे उसका रिएक्शन क्या होगा, फिर क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, उससे कैसा उसका रिलेशन रहेगा और कैसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इसके आगे है प्रोटॉगनिस्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टोरी या नॉवल के हीरो है उसको प्रोटॉगनिस्ट कहा जाता है। तो इस जो नॉवल है इसका प्रोटॉगनिस्ट कौन है, पिप। एंटोगनिस्ट, एंटोगनिस्ट कहते हैं, प्रोटोगनिस्ट के हीरो है और एंटोगनिस्ट इसके अगेंस्ट होगा, यानी कि जैसे आप कोई मूवी है या कोई ड्रामा है ना, तो आप उसका कहते हैं कि हीरो ये है और विलन कोई और है। तो सेम एज केस विद दिस नॉवल के प्रोटोगनिस्ट पिप है, लेकिन इसका एंटोगनिस्ट कोई मुखालिफ होगा। लेकिन इस नॉवल में ऐसा सच कोई भी हमने एंटोगनिस्ट नहीं देखा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे करेक्टर्स थे जिन्होंने कुछ नेगेटिवली ऐसे एक्शंस परफॉर्म किए हैं कि उनको हम एंटागोनिस्ट कह सकते हैं, कि उन्होंने कुछ काम इस तरह से किए हैं, एक्शंस इस तरह से परफॉर्म किए अगेंस्ट देयर, अगेंस्ट समवन्स नो एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि उनके करेक्टर के अकॉर्डिंगली हम उन्हें कह सकते हैं कि वो एंटागोनिस्ट है, ठीक है। अब वो कोई एक नहीं है, क्योंकि हमने डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट करेक्टर्स को कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करते देखा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट नाउ। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डज नॉट कंटेन अ ट्रेडिशनल सिंगल एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसमें कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है जिसने जिसको हम कह सकते हैं कि ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है। Various characters serve as figures against whom Pip must struggle at various times. जिसकी वजह से, जिन लोगों की वजह से पिप ने स्ट्रगल की, और उसको डिफरेंट स्टेजेस पे बहुत सारे यानी कि किसी ने धोखा दिया, किसी ने किसी से वो एक्सपेक्ट कर बैठा था और उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं हुआ, और ये सारी चीजें। तो डिफरेंट लाइन्स पे डिफरेंट स्टेजेस पे उसमें बहुत सारे डिफरेंट लोगों से वो मिलता है, और वो उसको जो है ना यानी कि डिसीव करते हैं, ठीक है। मैगविच
इसमें एंटागनिस्ट नहीं होगा। एंटागनिस्ट इसको इस सेंस में यहाँ पे लिखा गया है कि एक चोर एक क्रिमिनल की सूरत में, ठीक है, जिसकी वजह से समटाइम्स समहाउ जिन लोगों की से चोरी की या इस तरह से वो उनको सफर करना पड़ा इस वजह से, तो मे बी उस सेंस में इसको एंटागनिस्ट कहा जाता है। अदरवाइज इसकी वजह से पिप ने तो कोई सफर नहीं किया, तो इसका इस तरह से जिक्र नहीं आएगा। मिसिस जो एंटागनिस्ट कहा जा सकता है क्योंकि पिप के साथ उसका जो बिहेवियर था वो बहुत क्रूअल था, बहुत रूड था, और एक बहुत ही हार्श टाइप की औरत थी वो। और मिस हैविशम का कह सकते हैं क्योंकि मिस हैविशम ने एस्टेला और पिप को यूज किया अपने मकसद के लिए, एस्टेला को स्पेशली, जिसको उसने मर्दों के खिलाफ भड़काया और नफरत करने पे मजबूर किया, और फिर पिप को भी अकॉर्डिंगली यूज किया। तो ये भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी आ सकता है जिसकी वजह से पिप समहाउ उसकी वजह से ही पिप ने अपने आप को चेंज किया, लेकिन मे बी समहाउ है ना उसको, क्योंकि वही डिसीव करती थी उसे, उसने बहुत ज़्यादा उसको पॉइंट आउट किया, टॉन्ट किया, उसकी ड्रेसिंग, उसके बैकग्राउंड, उसकी क्लास से रिलेटेड। तो ये भी हो सकता है। मिस्टर ऑर्ले का करेक्टर आ जाता है क्योंकि मिस्टर ऑर्लिक ने मिसेस जो पे भी अटैक किया था और पिप को भी मारने की कोशिश की थी, ठीक है, तो ये भी एंटागनिस्ट आ गए। बेंटले ड्रमल का इसलिए आता है क्योंकि इसने अकेला को रिसीव किया, डिसीव करना यानी कि किसी को धोखा देना या किसी के साथ गलत कुछ करना, फ्रेब करना। तो अकेला को अपने जाल में फंसा कर उसकी दौलत की वजह से उससे शादी की और बाद में क्रूअल बिहेवियर उसके साथ रहा, एक मिजरेबल लाइफ ऑस्ट्रेलिया में इसकी वजह से गुजारी, तो ये एक एंटागनिस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। एंड कंपेसन, कंपेसन कौन था, जो कि साथी था मैगविच का, लाइक साथी नहीं कह सकते बल्कि जो उसके साथ थे, एक प्रिजन से भागा हुआ था, चोर वो था, और क्योंकि इसी वजह से मिस हाविशम ने सफर किया, और मैगविच के अगेंस्ट इसने अपने बहुत सारे कहने के वेपन्स यूज किए, उसको भी धोखा दिया, तो कंपैरिजन भी एज ए एंटागनिस्ट कहा जा सकता है। With the exception of the last three, each of the novel's antagonist is redeemed before the end of the book. इसका मतलब ये है कि जो लास्ट थ्री हमने डिस्कस किए हैं, ऑर्लिक, बेंटले, ड्रमल एंड कंपैरिजन, ओवरऑल देखा जाए तो बेसिकली ये तीनों एंटागनिस्ट हैं, जबकि एस्टेला, मिस हैविशम और मिसेस जो और मैगविट। मिसेस जो तो ऑब्वियसली वो बिस्तर पे पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि मैंने क्या क्या किया, तो बाकी सब जो थे उनको एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और गलत किया, और फिर एट द एक टाइम पे आया, एक नॉवल में एक टाइम पे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ और उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांग ली, और यानी कि एक रिवर्सल आ गया उनका, रिडीम कर लिया उन्होंने अपने आप को। लेकिन ये जो तीन थे ये ना हुए, तो ये एंटागनिस्ट एंटागनिस्ट कहा जाएगा बेसिकली इन तीनों को, ठीक है, ये माइंड में रखनी है हमेशा बात। और कैरेक्टर्स का जो एनालिसिस है वो आपको करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस कैरेक्टर ने क्या क्या किया है, जितनी डिटेल्स में मैं आपसे अब तक डिस्कस कर चुकी हूँ अब तक, तो आपको हर कैरेक्टर का इंडिविजुअली आइडिया हो गया होगा, और हो जाना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर किस कैटेगरी में आता है, किस टाइप का था, और उसको क्या क्या उसके बारे में जो है एनालिसिस करते हुए क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सेटिंग आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि ये मिड 19th सेंचुरी में लिखा गया था। टाइम, सेटिंग में टाइम और प्लेस दोनों चीजें आ जाती हैं। टाइम था 19th सेंचुरी का, और प्लेस कौन सी थी, कैंट एंड लंदन और इंग्लैंड, ठीक है। ये जो नॉवल है, नॉवल के अंदर जो लोकेशन यूज की गई है, क्योंकि पिप लंदन सिटी में जाता है इंग्लैंड में, वहां पे जाके वो एज ए जेंटलमैन अपनी एक जो लाइफ का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे वो स्पेंड करता है। और कैंट एक लोकेशन है जहाँ पे विलेज साइड पे पिप पहले रहता था, ठीक है, तो ये दोनों लोकेशन नॉवल के अंदर यूज हुई हैं, और बेसिकली भी लंदन ही लोकेशन थी जब डिकन्स ने ये नॉवल लिखा था, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि पिप स्टार्ट करता है ये स्टोरी, वही नरेटर है, वही हीरो है, वही प्रोटोगनिस्ट है, और वही जो है एक फर्स्ट पर्सन की हैसियत से ये नॉवल बता रहा है।
वो क्योंकि हम जब अपने बारे में बात करें तो हम फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन दूसरा बंदा होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा क्योंकि हम पिप की बात कर रहे हैं जो कि जिसने नरेट किया स्टोरी को। नेक्स्ट है फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जिसमें हमने डिस्कशन की थी 3 स्टेजेस ऑफ पिप, एवेल्यूएशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ पिप। तो उसमें हमने फॉलिंग एक्शन भी डिस्कस किया था अ बिट, ठीक है, कि जब उसे पता चला कि मैग्विच की जो रिवर्सल है, रेवलेशन होती है उसके सामने कि ये सीक्रेट बेनिफैक्टर था इसका, तो मिस हैविशनम नहीं थी, तो उस टाइम पे उसका फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो नॉवल में ओवरऑल जो फॉलिंग एक्शन है, यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। द पीरियड फॉलोइंग, अब वो टाइम पीरियड जहाँ पे ये एक्शन हुए वो उसको हम फॉलिंग एक्शन कहेंगे। पिप्स डेप्थ, पिप को जब पता चला कि उस पे कर्जा है, उसको अंदाजा हुआ कि मैंने कितना कर्जा ले लिया हुआ लोगों से। रिवीलिंग ऑफ सीक्रेट बेनिफैक्टर, जब उसको पता चला कि उसका सीक्रेट बेनिफैक्टर कौन है, उसको रिवील हुआ, उसके सामने सच्चाई सामने आई, ये भी था। मैग्विच कैप्चर, मैग्विच को जब इलीगली लंदन आने पे पुलिस ने पकड़ लिया था, ठीक है, और फिर इसकी मदद की थी पिप ने, बाद में लंदन से भागने में, या तो भागने में उसकी मदद की थी, इंक्लूडिंग मैग्विच डेथ। इसमें मैग्विच की डेथ भी आ जाती है फॉलोइंग एक्शन में, क्योंकि इस डेथ की वजह से ही पिप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, और उसके साथ ही उसको एहसास होता है कि उसके साथ एक्चुअली में कौन है, कौन उससे मोहब्बत करता है, कौन उसका अपना है। Pip's reconciliation with Joe and his reunion with Estella after 11 years. मैगविच की डेथ के बाद तो वो उसकी रिकन्सिलेशन हो जाती है जो के साथ और बीडी के साथ, लेकिन एस्टेला से वो 11 साल बाद मिलता, जब वो 11 साल के लिए एक अपना बिजनेस सेटल करने चला जाता है दूसरे कंट्री, तो तब उसके बाद आने के बाद एस्टेला से वो मिलता है और फिर उसकी रीयूनियन होती है। तो ये भी इसका जो है ना वो फॉलोइंग एक्शन में आता है। टेंथ पास्ट है, ठीक है, जो इसमें यूज किया गया था, क्योंकि पिप अपनी स्टोरी सुना रहा था, स्टोरी ऑब्वियसली एक पास्ट टाइम का ही होती है, ठीक है। और फोर शेडोइंग है नेक्स्ट। फोर शेडोइंग कहते हैं कि कोई ऐसा सिग्नल, कोई ऐसा क्लू मिलना जो किसी फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट के का सिग्नल दे, ठीक है, कोई वार्निंग दे। Great Expectations contains a great deal of foreshadowing. The repeated references to the convict, द मैन विद द फाइल इन द पब, एंड अटैक ऑन मिसेस जो, ये जो दो एक्शंस हैं मिसेस जो के जो अटैक हुआ, और जो एक इंसान था वो जब पिप हायर करता था लोगों को, एवेंजर्स को, और तब उस पे जो है पब में जो फाइल के साथ आया था एक आदमी, ये किस चीज की वो शेडो करता है, वो शेडोज हिज रिटर्न, उसके जो है वापस आने की, ही इज टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन जो वहाँ पे कॉन्विक्ट था लैंग्वेज के साथ, उसके बारे में अभी बात हो रही है। द सेकंड कॉन्विक्ट ऑन द मार्च, मार्च मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं, मार्च है एक जमीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पे जो जहाँ पे सैलाब आने का खतरा होता है, ठीक है, जो सैलाब के दिनों में फ्लड, वहाँ पे जाना वो फ्लडेड होती है लैंड का वो पार्ट, ठीक है। तो वो पार्ट जो है किस चीज को फोरशैडो कर रहा है, द रेवलेशन ऑफ मैग्विक्स कॉन्फ्लिक्ट विद कंपैशन। जब स्टार्ट ऑफ द नॉवल थोड़ा सा कुछ 3 to 4 चैप्टर्स आगे जाते हैं, तो ये मार्च के बारे में जिक्र किया जाता है, तो मार्च पे क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा जमीन का हिस्सा है जहाँ पे जो है ये छुपने की कोशिश करता है मैग्विच, तो यहाँ से पता चलता है कि एक चोर है जो कि मार्च जो लैंड के उस हिस्से पे आया है, तो ये फोर शेडो कर रहा है, ये वार्निंग दे रहा है कि इसका जो मैग्विच का कॉन्फ्लिक्ट है वो रिवील होने वाला है, ये पता चलेगा कि ये चोर कौन है और ये किसके साथ भागा है, क्यों भागा है और कहाँ से आया है और कौन है ये इंसान, ठीक है। तो इसका झगड़ा यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है, ये जो मार्श है और मैग्विच का वहां पे छुप जाना इस चीज का सिग्नल दे रहा है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट रिवील होने वाला है। द मैन इन द पब हु गिव्स पिप मनी foreshadows the revelation that Pip's fortune comes from मैग्विच। अब जो मैन है, एक आदमी आता है पिप के पास और पिप को पैसा देता है, जो मिस्टर जैगर्स है वही ये सारा कुछ कर रहा होता है,
तो जब उसको पैसा देता है तो वो ये भी इस चीज़ की क्या लें कि होती है, सिग्नल आता है कि बहुत जल्द इसके बारे में पता चल जाएगा कि पिप का जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन है, सीक्रेट मैन्युफैक्चरर। मिस हैविशम्स वेडिंग ड्रेस, मिस हैविशम की जो वेडिंग ड्रेस है उसे देख के हमें पता चलता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हम देखना चाहते हैं उसकी सराउंडिंग में जो उसकी सिचुएशन होती है एंड हर बिजार सराउंडिंग foreshadow the revelation of her past and her relationship with Estella। उसकी ड्रेस, उसका डार्क रूम और उसका घर देख के हमें ये अंदाजा होता है और हमें ये सिग्नल आता है, हमें माइंड में ये बात आती है कि क्यों इसका जो है ये सिचुएशन क्यों है इसकी, वो तो वो जो पार्ट है वो हमें इस बात का सिग्नल दे रहा होता है, हमारे माइंड में ये सस्पेंस क्रिएट होता है कि बहुत जल्द इसका भी पता चल जाएगा, ठीक है, रिवील हो जाएगा। Pip's feeling that Estella reminds him of someone he knows foreshadows his discovery of the truth of her parentage। अब पिप्स की जो फीलिंग है स्टेला के लिए, अम, उसको वो लाइक जब उसको स्टेला से मिलता है और कुछ टाइम जब वो स्पेंड करता है लंदन में, तो वहाँ पे जमल और स्टेला जो क्लोज होते हैं दोनों, तो उस टाइम पे ये फोर शेडोइंग का हम कह सकते हैं कि जो है इसके जो रियल पेरेंट्स हैं वो कौन है इसके बारे में हमें भी बाद में पता चले। द फैक्ट दैट मिस्टर जैगर इज अ क्रिमिनल लॉयर, अब जब मिस्टर जैगर के बारे में पता चलता है कि एक क्रिमिनल लॉयर है, तो हमें इस चीज़ का सिग्नल मिलता है कि मे बी जो वो मैगविच के साथ इन्वॉल्व है, ये इसको सारा इसका बैकग्राउंड इसको पता है, तो इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बाद में रिवील हो जाती है और होनी होती है एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे रेफरेंसेस और भी हैं जो हमने आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर द वेदर ऑफन शेडो फोर शेडोज ड्रामेटिक इवेंट, आपने बहुत सारे ड्रामास में नॉवेल्स में देखा होगा या मूवीज में देखा होगा कि जब कोई हॉरर सिचुएशन होती है तो उसके अकॉर्डिंगली म्यूजिक की जो टोन है उसकी आवाज आ रही होती है आपको, ठीक है, या मौसम का वो बादल का गरजना उस तरह से फील हो रहा होता है, ठीक है। और यही इसमें है कि कुछ ड्रामेटिक इवेंट्स जो थोड़े से डरावने, जहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया जाता है या थोड़ा खतरे वाली बात होती है, तो वहाँ पे स्टॉर्म और थंडर और इस तरह का जो वेदर है वो क्रिएट कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो वेदर जब क्रिएट होता है तो पता चलता है कि कुछ ड्रामेटिक होने वाला है, कुछ सीरियस, कुछ क्राइम या किस तरह की कुछ चीज होने वाली है। A storm brewing generally means there will be trouble ahead। इसका मतलब ये है कि आगे आगे कुछ खौफनाक चीज होने वाली है। As on the night of Magwitch's return, जब मैगविच वापस आता है तो उस रात यही सारी सिचुएशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया है टोन। टोन का मैंने अभी आपको बताया कि जैसे पूरे नॉवल में किस टाइप के वेदर की क्या था कंडीशन, किस तरह के इवेंट्स थे और किस टाइप के इमोशंस फीलिंग्स और इनको टोन जो है ना कहा गया है, किस टाइप के इमोशंस और फीलिंग्स जो है ऐड किए गए हैं नॉवल में। वो है कॉमिक, हमें थोड़ा कॉमिक भी मिलता है, चेयरफुल भी मिलता है, हिस्टोरिकल, ड्राई, क्रिटिकल भी मिलता है, सेंटिमेंटल, मेंटेलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज वही हम देखते हैं। डार्क, इसको मिस हैविशम प्रेजेंट करी है, ड्रामेटिक, फोर बॉडिंग, गॉथिक हम देखते हैं, यानी कि जो चिल्ड्रन का जो होता है जिनके जब पिप के पे अटैक हुआ था, ऑल्डी के अटैक करने की कोशिश करता है, मर्डर करने की कोशिश करता है, ये इसमें आ जाता है। सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथी गेन करना, सिंपैथी से रिलेटेड पिप का आ जाता है कि वो एंड पे इसी तरह सिंपैथेटिक वे में ही जीना शुरू कर देता है, तो ये सारी टोन जो है इसमें आ जाती है। थीम है आगे, और थीम्स में ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले फर्स्ट लेक्चर में जब हमने समरी डिस्कस की थी, लेकिन अगेन यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि जब आप प्लॉट का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपने ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी होती हैं। टोन कैसी है, थीम क्या है, इसमें मोटिव्स क्या हैं, सिंबल्स कौन से हैं और इसमें और कौन कौन सी डिटेल्स जो है किस वे में
और किस स्टाइल ऑफ राइटिंग को फॉलो करते हुए जो है वो लिखी गई है। थीम्स में मैंने आपको बताया था एम्बिशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सोशल क्लास और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एम्बिशन एंड डिजायर फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड मॉरल। इसमें एम्बिशन का आता है पिप के कैरेक्टर में, जहाँ पे पिप ने सोचता है उसकी अपने एजुकेशन के बारे में सोचता है, अपने जेंटलमैन की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना, अपने आप को अपग्रेड करना, इस बारे में वो सोच रहा होता है। ये इसके एम्बिशंस होते हैं। और फिर नेक्स्ट लेवल पे उसके एम्बिशंस चेंज हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे उसके एम्बिशंस जो है एट द एंड ऑफ नॉवल कुछ और हो जाते हैं। ठीक है, तो एम्बिशंस की जो थीम है ये बेसिकली थ्रू द नॉवल हम देख सकते हैं। एंड द डिजायर फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को इम्प्रूव करने की, ये थ्रू आउट द नॉवल चलता रहता है। जब वो एस्टेला से नहीं मिलता तब भी एस्टेला से मिलने के बाद उसके और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसके एम्बिशन भी चेंज हो जाते हैं। फिर जब उसका फॉलोइंग एक्शन आता है, जिस थर्ड स्टेज आती है रिडेम्पशन की, जब उसे पता चलता है कि वो क्या क्या करता रहा है और वो असल में है क्या और किस मुकाम पे है, तो उस टाइम पे भी उसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है। इकोनॉमिकली भी जब वो 11 साल के लिए कमाने चला जाता है, ठीक है, सोशली भी उसे पता चलता है कि उसके अपने चाहने वाले कौन है और लोगों की मदद करके खुश रहा जा सकता है और पैसा क्या है और पेरेंट्स क्या होती है इंसान की, ये वो। और मतलब यही सारी चीजें मॉरली सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सारी जो कैटेगरीज आ जाती हैं। गिल्ट और शेम का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिमिनलिटी, गिल्ड मैंने आपको बताया था, क्रिमिनलिटी यही कंपेंसन और लैंग्वेज को शो करते हैं। इसमें आप ऑर्लिक को भी शामिल कर सकते हैं, उसने भी एक क्राइम कमिट किया था। और बेंटले ड्रमर जिसने एस्टेला पे जुल्म किया, मिजरेबल लाइफ गुजारने पर उसको मजबूर कर दिया, वो भी आ सकता है इसमें। इनोसेंस, इनोसेंट चाइल्ड की हैसियत से जो इसमें गुजारा था पिप ने, और एक जो भी इसमें आ सकता है इनोसेंस में। ठीक है, मेच्योरेशन, मैच्योर होना और ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ये बिल्डिंग्स रोमन में आ जाता है। थीम जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पहले। मेच्योरेशन में द एंड ऑफ नॉवल जो मेच्योरिटी आती है नॉवल उसके फिफ्थ के कैरेक्टर में, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, अगर यहाँ पे फर्दर आपको डिटेल ऐड करना चाहें तो। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ अफेक्शन, मोहब्बत की, लॉयल्टी की और सिंपैथी की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, ओवर सोशल एडवांसमेंट एंड क्लास सुपीरियरिटी, सोशल क्लास, ये सारी जो थीम्स हैं, मोहब्बत का जो आपको देखने को मिलता है थ्रू द नॉवल, जो बीडीएम्स जो पिप के और एस्टेला के और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें आप देख सकते हैं लॉयल्टी कहाँ थी कहाँ नहीं थी। ठीक है, वो थ्रू द नॉवल ये भी चलता रहता है। सिंपैथी मिस्टर जो के कैरेक्टर में, बीडी के कैरेक्टर में आप देख सकते हैं। फिर पिप के भी अपने कैरेक्टर में ये चीजें आप देखते हैं एट द एंड ऑफ नॉवल। और क्लास सुपीरियरिटी, क्लास से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा डिस्कस हुए, सोशल क्लास से रिलेटेड भी, जो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यही सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। द डिफिकल्टी ऑफ मेंटेनिंग सुपरफिशियल मॉरल एंड सोशल कैटेगरीज इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड, ये सारी थीम्स, इन सारी चीजों को मेंटेन रखना और इनको लाइक बदलती दुनिया में इन सबको कैटेगराइज करना और बैलेंस रखना, बैलेंस के साथ लेके चलना, ये राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सपेंड किया हुआ है इस नॉवल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थीम्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट है मोटिव्स। मोटिव्स की थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ इसको। ठीक है, ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सो आज इस लेक्चर में जो सेकंड पार्ट है इसमें हम कंटिन्यू करेंगे वही प्लॉट एनालिसिस को जो हम हाफ पहले डिस्कस कर चुके थे और अभी वहीं से कंटिन्यू करी हूँ मैं। मोटिव्स तक थीम्स हमने कर लिए थे, अभी हम मोटिव्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो डिस्कस जो हमने पहले किया था, थीम्स को किया था, अभी उससे रिलेटेड ही थोड़ा सा ये भी होता है मोटिव्स का। लेकिन मोटिव्स का मीनिंग होता है कि पैटर्न और शेप जो ओवरऑल आप देखते हैं जिस लिहाज से नॉवल को एड्रेस किया जाता है, उसमें डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स को, इवेंट्स को, डिफरेंट जो इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं ड्यूरिंग नॉवल, थ्रू कैरेक्टर्स और थ्रू अकॉर्डिंग टू थ्रू द सिचुएशन, जो कुछ भी हो रहा था वो सारा इसमें शामिल होता है। तो ये इतना मैं डिटेल में नहीं मैंने लिखा, इसमें थोड़ा शॉर्टकट ही आपको बताऊंगी क्योंकि मोटिव से रिलेटेड इतना कुछ खास पेपर में नहीं आता, तो यहाँ पे हम इसके लिए डिटेल में नहीं जाएंगे। क्राइम एंड क्रिमिनलिटी, ये आपको ऑलरेडी पता है क्राइम का और क्रिमिनलिटी। मिस्टर ऑलिक के कैरेक्टर में आप देख सकते हैं, मिस्टर एबल मैगविच, कंपैसन और बेंटले ट्रमल के कैरेक्टर में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। डिसअपॉइंटेड एक्सपेक्टेशंस जो कि पिप की हैं, स्टार्ट ऑफ द नॉवल उसको उसकी एक्सपेक्टेशंस और होती हैं, और फिर जब एस्टेला से मिलता है मिस हैविशम के घर पे तब उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल जाती हैं, तब और होती हैं, ठीक है। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंट तब होता है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस से जब उसे डिसीव किया जाता है, जब उसे पता चलता है कि एक्चुअली में वो उसे क्या करना था और वो क्या कर रहा था। उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस जो उसके किसी काम ना आए, अपर क्लास के लोग और वो सारे, और जब उसे कर्जा चढ़ गया और उसे पता चला कि वो क्या कर बैठा है और क्या कर रहा है ये वो, तो इस तरह से जो है इस चीज़ों को सारों को मिला के एक्सपेक्टेशंस, और जिस तरह से ये पैटर्न एक चलता आ रहा है नॉवल में, उसी लिहाज से ये जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, उनको यहाँ पे मेंशन किया मैंने। द कनेक्शन बिटवीन वेदर और एटमॉस्फेयर एंड ड्रामेटिक इवेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह के इवेंट होता है, कोई इंसिडेंट हो रहा होता है, उसी से रिलेटेड वेदर और एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। अगर ड्रामेटिक है या कुछ खौफनाक चीज़ होने वाली है तो उससे रिलेटेड या बारिश हो रही होती है या इस तरह की टोन ऐड कर दी जाती है, या मौसम कुछ इस तरह का हो जाता है, ऐड कर दिया जाता है। डबल्स का मतलब ये है कि हर चीज़ को जो दो डबल तरीके से जो है वो हमारे सामने आई हो। टू कॉन्विक्ट्स जो कि एबल मैगविच और कंपैसन थे, दोनों एक साथ हमें नजर आए स्टार्ट ऑफ द नॉवल। टू सीक्रेट बेनिफैक्टर्स जो कि मैगविच था, और सेकंड कौन सा था, एक आप कह सकते हैं कि जिसको आप मिस हैविशम को समझ रहा था लेकिन वो थी नहीं। लेकिन सेकंड जो सीक्रेट बेनिफैक्टर था वो इसका जो था, क्योंकि जो ही था वो जो सीक्रेटली भी मतलब बिना बताए उसको, पिप को उसकी मदद करता रहा, उसके काम आता रहा, उसको याद करता रहा, उससे मोहब्बत करता रहा फिर भी, तो ये सीक्रेट बेनिफैक्टर्स में याद होता है। टू इनवैलिड्स, इनवैलिड्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसी चीज़ें जो जिनके ना होने से भी नॉवल को मतलब उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता नॉवल के शेप पे या इसके मोटिव्स पे, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में आ जाता है। आगे है सिंबल्स। सिंबल्स को यहाँ पे एज अ प्लॉट एनालिसिस हम थोड़ा सा शॉर्टकट ही डिस्कस करेंगे। इसका जो कंप्लीट डिटेल है आंसर और एज अ क्वेश्चन भी इसको हम डिस्कस करेंगे। ये मैं मे बी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगी और बताऊँगी कि इसमें कौन कौन से इवेंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं, इनको डिटेल में कैसे डिस्कस करना है विद हेल्प ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द नॉवल, तो वो हम उसमें डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या है। द स्टॉप क्लॉक्स एट सेटिस हाउस सिम्बलाइज मिस हैविशम्स अटेम्प्ट टू स्टॉप टाइम। अब जब पिप घर जाता है मिस हैविशम के और वहाँ पे वो जो क्लॉक्स देखता है, जितनी भी क्लॉक्स होती हैं वो सारी
एक ही टाइम पे रुकी हुई होती हैं, ठीक है। उनकी कोई प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द टाइम उनकी सेटिंग नहीं की गई होती, और वो लाइक चल नहीं रही होती हैं, रुकी होती हैं, और उसी टाइम पे रुकी होती हैं जब मिस हैविशम के वेडिंग डे पे, उस टाइम पे उनको पता चलता है कि उनका जो फियांसे है उनको रिसीव करके चला गया है। तो ये जो क्लॉक्स हैं ये सिंबलाइज करती हैं मिस हैविशम के इस अटेम्प्ट को कि उसने वो टाइम जो है रोक दिया था, और जिस क्यों रोका था ये भी इस जो है ना रीज़न आपको मिलती है, यहाँ पे नज़र आती है। मैनी ऑब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू क्राइम एंड गिल्ट, ये भी आपने देखे हैं। क्राइम और गिल्ट को बहुत डिटेल में है पूरे नॉवल में। क्राइम का अगर हम सिंबलाइज करें तो हमारे पास आता है लाइक इसमें जैसे रेफरेंस दिया गया है गैलोस, प्रिजन्स, प्रिजनर जितने जो भागे थे सेल से, ठीक है, वो दोनों उनके हैंडकफ्स इसी चीज़ को, क्राइम को ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये सिंबल्स होते हैं जो सिंबल्स होते हैं जो किसी चीज़ को, कोई एक ऐसी चीज़ जो अपने बैकग्राउंड को प्रेजेंट कर रही है, उसके बैकग्राउंड को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यानी कि हैंडकफ्स हैं तो हमें देख के क्या पता चलता है कि ये किसी क्राइम या किसी क्रिमिनल को प्रेजेंट करेगा। पुलिसमैन, लॉयर्स, कोर्ट्स, कन्विक्ट्स, चेन्स, फाइल्स, ये सारी चीज़ें इसमें इसमें जो है नॉवल में थ्रू आउट द नॉवल बार बार रिपीटेडली आती रही हैं, डिस्कस की गई हैं और मेंशन किया गया इनको। तो ये सारे जो है ये सिंबलिज्म में आ जाएंगी। सिंबलाइज द थीम ऑफ गिल्ट एंड इनोसेंस, ये दोनों थीम्स भी हैं और सिंबलाइज भी करती हैं करैक्टर्स को भी, इस नावल में होने वाले इवेंट्स को भी, और जितने भी इसमें एटमॉस्फेयर जो भी कुछ ऐड किया जाता है, डिफरेंट स्टेजेस जो पिप की थी उस लिहाज से, और ये सारी जो है ना कैटेगरीज इसी में आ जाती हैं। सैटिस हाउस इन सेंस आप देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक कैरेक्टर को लें, उसको एनालाइज़ करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें इनोसेंस है, इसमें गिल्ट भी है, इसमें शेम है, या इसमें क्राइम है, या ये बंदा क्रूअल है, किस टाइप का है। तो आपको पता चल जाता है कि किस कैटेगरी में कौन-सा कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। Satis house represents the upper class world to which Pip longs to belong. सेटिस हाउस बेसिकली ओवरऑल हाउस की जो बात की जाए तो वो एक अपर क्लास वर्ल्ड से को जो है बिलोंग करता है, प्रेजेंट करता है। कि इसको देख के आप क्या समझ में आता है हमें कि ये एक अपर क्लास का एक घर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रहने वाले लोगों का भी एक जो अपना स्टेटस है वो भी अपर क्लास से ही बिलोंग करता है। और ये एक ऐसी क्लास है जहाँ से पिप ने अपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा सब्र करना या मेहनत करना या एक्सपीरियंस करना, इससे बिलोंग होने में इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। बेंटली ड्रमर रिप्रेजेंट्स द ग्रॉट्स्क्यू कैप्रिस ऑफ द अपर क्लास, ये भी अपर क्लास को ही प्रेजेंट करता है, लेकिन अपर क्लास के जो सेल्फ ग्रेटिफाइड लोग होते हैं और जो दिखने में कुछ और होते हैं, पीछे से कुछ और होते हैं, प्रिटेंशियस होते हैं, अब उनको कह सकते हैं, इस टाइप के लोग। और इस ये जो कैरेक्टर है ये इस टाइप के लोगों को प्रेजेंट करता है। जो रिप्रेजेंट्स कंसाइंस, अफेक्शन, लॉयल्टी एंड सिंपल गुड नेचर, जो कि जो एक ये अच्छा इंसान होता है उसमें ये सारी चीज़ें जो है पाई जाती हैं। तो अगर हम कहें कि ये करैक्टर बात करें कि फ़लाँ करैक्टर किसको सिंबलाइज़ करता है, तो हम कह सकते हैं जैसे जो का करैक्टर है ये अफेक्शन को यानी कि मोहब्बत को, लॉयल्टी को, वफ़ादारी और सिंपल गुड नेचर को प्रेज़ेंट करता है। एक ऐसा करैक्टर है ये। द मार्श मीट्स, मार्श वही फ्लडेड लैंड, और मिस्ट, मिस्ट कहते हैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे थोड़ी धुंध होती है, थोड़ी हवा रश हार्श सी चल रही होती है, या फॉग वाला जो एटमॉस्फेयर होता है थोड़ा डरावना होता है।
तो ये इस तरह का जो होता है ना, जहाँ पे यूजुअली आपने देखा होगा कि जंगल में जब धुआं होता है या फिर रास्ते में कहीं धुआं होता है तो आपको थोड़ा डर सा फील होता है। जैसे सुबह सुबह सर्दियों में निकले हैं तो धुंध पड़ी होती है, तो आपको थोड़ा सा महसूस होता है ऐसे हॉरर सा कि धुंध में एक अजीब सा एक ये ऐसे एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि थोड़ा सा इंसान में जो है हॉरर सी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो सेम एज केस इन द नॉवल कि ये प्रेजेंट करता है डेंजर और एम्बिग्विटी को, कि कुछ होने वाला है, कुछ खौफनाक चीज़ सामने आने वाली है। ठीक है, ओके। अब आ जाती हैं थीम्स, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और फर्दर्स में जो कुछ आइडियाज़ आते हैं वो भी अभी हम दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप एक दफ़ा फिर जब रिपीट होगा तो आपको अच्छे से जो है समझ आ जाएगी। Themes are the fundamental and often universal ideas explored in a literary work. थीम्स किसी भी लिटरेरी वर्क में बहुत इम्पोर्टेंट और एक फंडामेंटल आइडियाज़ होते हैं, जिनके बगैर नॉवल और किसी भी ड्रामा का जो है एनालिसिस इनकम्प्लीट है। ठीक है, बल्कि इनका जो प्लॉट है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो पैटर्न एक चल रहा होता है, वो ही इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर नॉवल में, हर ड्रामा में, इवन पोइट्री में भी। ठीक है, तो एम्बिशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ऑलरेडी आप फेमिलियर होंगे इन कैटेगरी से। और इस कैटेगरी में कौन 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 सा कैरेक्टर और कौन कौन सी स्टेजेस किस लिहाज से ऐड कर सकते हैं आप, और क्या क्या इसमें ऐड किया जा सकता है, शामिल हो सकता है। ये कैरेक्टर वाइज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और प्लॉट एनालिसिस जो पीछे हम प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं डिस्कस, और वो भी इसमें सारा ऐड हो जाता है। द मॉरल थीम ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज क्वाइट सिंपल। जो मॉरल अगर हम थीम के बारे में बात करें तो वो बहुत ही सिंपल है। अफेक्शन, लॉयल्टी एंड कंसाइंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल एडवांसमेंट, वेल्थ एंड क्लास। बेसिकली अगर मॉरल थीम के बारे में बात की जाए तो ये आपको अब पता होगा, अब खुद भी इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि अफेक्शन, लॉयल्टी एंड कंसाइंस को किस तरह से इस पे पहले फोकियत दी गई थी, क्लास को, एडवांसमेंट को और दौलत को। ठीक है, इन चीज़ों को पैसा, इन चीज़ों को लॉयल्टी और मोहब्बत और इस तरह के जज्बात पे फोकियत दी गई थी। ठीक है, लेकिन बाय द टाइम हम क्या देखते हैं कि पिप के कैरेक्टर में मोस्टली हम ये देखते हैं कि बाय द टाइम एक ऐसे स्टेज पे वो आके रियलाइज़ करता है कि उसने क्या किया है। पहले वो मोहब्बत पे और इस तरह के जो जज्बात हैं, ट्रू जो फीलिंग्स हैं, उन पे दौलत को, क्लास को और एक सोशल स्टेटस को अहमियत देता है। तो बाद में वो क्या करता है कि वो इन सारी चीज़ों पे फिर वो लॉयल्टी और अफेक्शन को अहमियत देता है। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन भी आपको पेपर में समटाइम आ सकता है कि और जो इवैल्यूएशन है, फीलिंग की इवैल्यूएशन भी आ सकती है, पिप की कैरेक्टर की इवैल्यूएशन भी आ सकती है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम उस बारे में। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है कि वेल्थ, क्लास और एडवांसमेंट क्या है, और इस पहले क्या थी, बाद में क्या हुआ, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पे क्या हुआ, और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ठीक है? Okay, Dickens established the theme and shows people learning this lesson largely by exploring ideas of ambition and self-improvement ideas. अब डिकेंस ने जिस तरह से इन थीम्स को इस्टेब्लिश किया है, हम उसमें देख सकते हैं कि पिप कैसे लर्न करता है अपना सारा स्टेजेस के थ्रू, अपना किस तरह से लेसन जो है वो सीखता है, लार्जली बाय एक्सप्लोरिंग आइडियाज ऑफ एम्बिशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसको पता चलता है कि मेरे एम्बिशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट मैंने क्या किया, पहले क्या था और अब मैं क्या हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करता है, रियलाइज भी करता है और सीखता भी है।
that quickly become both the thematic center of the novel and the psychological mechanism that encouraged much of Pip's development. इसमें दोनों साइकोलॉजिकल यानी कि उसका मेंटल जो लेवल है उसको हम देखें, मेंटली सिचुएशन, उसकी फीलिंग्स और थॉट्स को देखें वो, और जो उसको इंकरेज करती हैं ये चीज़ें बाद में, वो भी हम देखते हैं किस तरह से उसकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ साथ ये सारी चीज़ें और थीम्स जो हैं वो थ्रू द नॉवल चल रही होती हैं। एट हार्ट अगर हम उसके इनसाइड जो उसके जज्बात हैं उसके बारे में बात करें, तो इज एन आइडियलिस्ट whenever he can conceive of something that is better than what he already has. He immediately desires to obtain the improvement. जब एक पिप जो है कहें कि इनसाइडर्स की बात करें तो एक इज एन आइडियलिस्ट, एक ऐसा आइडियलिस्ट है जो कि क्या करता है, वेन एवर ही कैन कंसीव ऑफ समथिंग, जब भी वो कुछ हासिल करने की या कुछ पाने की कोशिश करता है, दैट इज बेटर देन व्हाट ही ऑलरेडी हैज़, उससे जो कुछ उसके पास है उससे बेहतर पाने की जब वो कोशिश करता है, ही बेसिकली डिजायर्स टू obtain the self improvement. जब भी उसे कोई नई चीज़ का पता चलता है तो उसको फ़ौरन से एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं अब अपने आप को इस लेवल पे जाऊँगा, इतना इम्प्रूव करूँगा, अपने आप को इस लेवल पे लेके जाऊँगा, ठीक है। व्हेन ही सीज सेटिस हाउस, जब वो सेटिस हाउस देखता है, मिस हैविशम का घर देखता है और उनका जो क्लास लेवल है, सोशल उनका स्टेटस देखता है, ही लॉन्ग्स टू बी अ वेल्दी जेंटलमैन। वो इस चीज़ की ख्वाहिश करता है कि वो भी एक अमीर कबीर इंसान बनेगा, जेंटलमैन बनेगा, ठीक है। When he thinks of his moral shortcomings, he longs to be good. लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैं मॉरली एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, बहुत कम मेरे में मॉरल क्वालिटीज़ हैं, तो क्या करता है, अपने आप को अच्छाई की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। When he realizes that he cannot read, he longs to learn how. जब उसे पता चलता है कि वो पढ़ लिख नहीं सकता, तो उस पढ़ लिखने की वो कोशिश करता है। लाइक एट द स्टार्ट ऑफ नॉवल वो मिस्टर वाप्सल के पास जाता होता है, वहाँ से पढ़ना लिखना सीखता है और इस तरह के वहाँ से उसका ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। एजुकेशन से जो उसका एक रिलेशन है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे वो उसे वो शौक जिस चीज़ का होता है वो उस टाइम पे वो सीखने की कोशिश करता है। तो यही इसमें है कि जिस चीज़ को वो देखता है, ये पहले उसके पास नहीं थी, जब उसे पता चलता है कि ये होनी चाहिए तो वो उसके लिए डिज़ायर करता है, उसकी ख्वाहिश करना शुरू कर देता है और वो करने की कोशिश करता है। Pip's desire for self-improvement is the main source of the novel's title. आपने देखा होगा कि टाइटल पे कैसे इसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो थीम है और जो डिज़ायर है वो कैसे फिट बैठती है, ठीक है। Because he believes in the possibility of advancement in life, he has great expectations about his future. उसे इस बात का पक्का यकीन होता है कि जो कुछ वो सोच रहा है, जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कुछ वो डिज़ायर कर रहा है, वो उसकी ज़िंदगी में उसको मिलेंगी और उसको वो मुमकिन तौर पर उनको पा लेगा और वो कर सकता है, ठीक है। इस बात की उसको श्योरिटी थी और कहने के एक तरफ उसको पूरा यकीन था कि जैसा मैंने सोचा है मैं वैसा करूँगा और मेरे साथ वैसा ही होगा। ओके, एम्बिशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक थ्री फॉर्म्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। एम्बिशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन दोनों थीम्स की आगे तीन फॉर्म्स बताई जा रही हैं। इन दोनों थीम्स को बेसिकली इतनी डिटेल में डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये बताया जाए कि ओवरऑल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में इनकी क्या-क्या और किस लिहाज से आप यानी कि ये फर्दर डाटा है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, लेकिन ये फर्दर डाटा आप इस लिहाज से भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। Moral, social, and educational, these motivate Pip's best and his worst behavior throughout the novel. ये सारी चीज़ें उसे मोटिवेट करती हैं, जो उसका बेस्ट और कहने के बैडेस्ट जो बिहेवियर होता है ओवरऑल नॉवल में,
उसकी जो है ना रीज़न यही होती हैं, एजुकेशनल, मॉरल, सोशल, ये जो थीम्स हैं इसके पीछे यही रीज़न होती हैं। तीनों फॉर्म्स होती हैं। तीनों फॉर्म्स कैसे होती हैं अभी वन बाय वन हम ये डिटेल में जाते हैं, फिर पता चलेगा। फर्स्ट, पिप डिज़ायर्स मॉरल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपनी मॉरली यानी कि अपना जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड उसकी जो थॉट्स हैं वो चेंज करना चाहता था, उनको इम्प्रूव करना चाहता था। ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड on himself when he acts immorally and feels powerful guilt that spurs him to act better in the future. जब वो अपने आप को मॉरली इम्प्रूव करना चाहता था, लेकिन वो ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड ऑन हिमसेल्फ। अपने आप से बहुत वो हार्श और रूड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो इमोरल एक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। व्हेन ही एक्ट्स इमोरल, उसे लगता है कि मैं इमोरल, मेरे में क्वालिटीज़ ज़्यादा आ गई हैं, मैं एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान नहीं हूँ। जब उसे ऐसा पता चलता है तो वो फिर अपने आप से रूड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। एंड feels powerful guilt that spurs him to act better in the future। और उसमें ऐसी पावरफुल फीलिंग्स आती हैं गिल्ट की और शेम की जो फिर उसे मजबूर करती हैं और फिर वो ऐसा सोचने पे मजबूर होता है कि अब मैंने फ्यूचर में एक अच्छे इंसान की तरह रहना है और एक्ट करना है। When he leaves for London, जब वो लंदन के लिए सब कुछ पीछे छोड़ के चला जाता है, फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं he torments himself about having behaved so wretchedly toward Joe and Billy। उन दोनों के साथ वो रूड और एक हार्श बिहेवियर उसका रहता है तब, क्योंकि वो जब लंदन जा रहा होता है सारा कुछ छोड़ के, तो ये भी सोचते ही नहीं है कि उसके जो चाहने वाले हैं, जो दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, उसके अपनों में जो दो लोग हैं, जो एंड बिली, उनको वो छोड़ के जा रहा है और उनकी फीलिंग्स का, उनके थॉट्स का वो सोचते ही नहीं है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरह से वो उसकी फ़िक्र करते हैं और उसकी ज़्यादा से उदास हैं। तो वो उन सबको जो है ना वो डिच करके जो है ना वो चला जाता है वहाँ पे। तो ये जो है ना उसकी आ जाती हैं मॉरल जो डिज़ायर्स हैं और मॉरली उसकी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एम्बिशंस में जो है ना मॉरल एक्ट जो उसका है वो आ जाता है इस कैटेगरी में, ठीक है। तो सेकंड है फिफ्थ डिज़ायर्स सोशल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। फिफ्थ की जो डिज़ायर है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वो सोशली हम किस लिहाज से देख सकते हैं। इन लव विद स्टेला ही लॉन्ग्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ हर social class and encouraged by Mrs. Joe and Pumblechook. He entertains fantasies of becoming a gentleman। पहले तो मिसेस जो और मिस्टर पम्बलचुक से रिलेटेड जो है वो देख सकता है कि वो किस तरह से अपर क्लास में अपने आप को लेके जाते हैं। तो इसको उनको देख के भी ऐसा फील होता है कि ये पहले तो क्रिटिसाइज करता है, लेकिन वो देखता है कि मिस्टर पम्बलचुक जो है वो भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन उसका भी थोड़ा सा कॉन्टेक्ट हाई क्लास के लोगों से है। फिर जब स्टेला से मिलता है और फिर उसे मोहब्बत होती है उससे और मिस हैविशन से वो मिलता है, तो उसे पता चलता है कि वो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपर क्लास से बिलोंग करे और सोशल क्लास में सोशली अगर बात की जाए तो वो एक अपर क्लास में उसको उसका नाम आए, ठीक है, वो सोशल अपर क्लास से बिलोंग करे। तो ये जो एक जेंटलमैन की हैसियत से रहने के लिए उसके जो डिज़ायर्स पैदा होते हैं, ठीक है, तो ये सोशली हैं कि सोशली उसका स्टेटस हाई हो और वो अच्छे लोगों में और बड़े लोगों में बैठना चाहता था, उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था ताकि वो एक स्टैंडर्ड लाइफ जो है गुजार सके। The working out of this fantasy forms the basic plot of the novel. It provides Dickens the opportunity to gently satirize the class system of his era and to make a point about its capricious nature। वो अपने टाइम का जो डिकेंस है उसने अपने टाइम के जो सोशल इश्यूज थे और क्लास सिस्टम था उसको प्रेजेंट किया इसके लिए, ठीक है, और इस अपने कैरेक्टर्स के थ्रू और बताया कि उस टाइम पे लोगों की क्या नेचर थी, ठीक है। Significantly, Pip's life as a gentleman is no more satisfying and certainly no more moral and than his previous life as a blacksmith apprentice। अगर देखा जाए तो पिप की जो लाइफ है एज ए जेंटलमैन वो एक सेटिस्फाइड नहीं थी उसके लिए,
फिर सडनली क्या होता है कि नो मोर मॉरल, उसके लिए मॉरल कोई क्वालिटी भी उसमें नहीं रहती है उस तरह से, जैसे कि एक परफेक्ट जेंटलमैन है उसमें होनी चाहिए। एंड हीज प्रीवियस लाइफ एज अ ब्लैक स्मिथ अप्रेंटिस, और प्रीवियस लाइफ से भी ना वो सेटिस्फाई होता है, ना उसको मॉरली वो पॉजिटिवली सोचता है, उसमें मॉरली भी उसके कुछ नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं उस बारे में। तो ये सारी चीज़ें, जो सारी थीम्स हैं और कैटेगरीज हैं, ये सोशल क्लास से रिलेटेड ये हम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो है, थर्ड जो डिज़ायर आ जाती है, थर्ड है फिफ्थ डिज़ायर्स एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट। एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट्स आ जाती हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। एक्चुअली सॉरी फॉर द लास्ट लेक्चर इंटरप्शन, के कुछ करेक्शंस की वजह से वो लेक्चर सडनली वहाँ पे मुझे स्टॉप करना पड़ा। तो वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी अभी, क्योंकि हमने यहीं से थर्ड पार्ट जो है थर्ड स्टेज स्टार्ट की थी, एम्बिशंस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, वहीं से मैं अब कंटिन्यू करूँगी। So third one of the ambition and self improvement of Pip's character is Pip desires educational improvement, and this desire is deeply connected to his social ambition and longing to marry Estella. अब जो उसकी desire होती है सोशल एम्बिशंस के से रिलेटेड, वही इसको मजबूर करती है कि वो जो एक्सपीरियंस उसने बैड एक्सपीरियंस जो उसकी लाइफ का रहा, एक लाइफ टाइम उसमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा,
और स्टेला से शादी करने के लिए भी उसने बहुत ज़्यादा सब्र किया और मेहनत की। तो ये उसके जो है वो जो सोशल डिज़ायर्स उसने सेट की थी, उसकी वज़ह से उसको एक्सपीरियंस करना पड़ जाता है। अ फुल एजुकेशन इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अ जेंटलमैन। एक जेंटलमैन की हैसियत से रहने के लिए अपर क्लास के लिए सबसे पहला जो स्टेप था वो था कि कंप्लीट हायर एजुकेशन ली जाए, हासिल की जाए या कंप्लीट की जाए। As long as he is an ignorant country boy, he has no hope of social advancement. जब तक वो एक ऐसे लड़के की हैसियत कम लड़के की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा था एस्ट्रेला से मिलने से पहले तक, तब तक उसकी कोई होप्स नहीं थी कि वो सोशल एडवांसमेंट से रिलेटेड कोई इस तरह से फोकस करता, या उसे सोशल क्लास से रिलेटेड कोई इस तरह से आइडिया नहीं था। उनको इन चीज़ों पे उसने पहले कभी भी फोकस नहीं किया था और नोटिस ही नहीं किया था कि ये भी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। Pip understands this fact as a child. एक बच्चे की हैसियत से वो ये फैक्ट समझता है when he learns to read at Mr. Wopsel's aunt's school and as a young man when he takes lessons from Matthew Pocket। जब फर्स्ट टाइम मिस्टर वॉप्सन के घर वो जाता है तालीम हासिल करने के लिए, उसकी उनकी जो आंट है उन्होंने स्कूल ओपन किया था, वहाँ पे वो जब तालीम हासिल कर रहा होता है तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे इसे पता चलता है कि ये जो सोशल एडवांसमेंट है, सोशल क्लासेस हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, ये भी कुछ चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं इंसान की और जो मैटर करती हैं, इन पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। और एज अ यंग मैन उसने कैसे देखा इन चीज़ों को, एक जेंटलमैन होने का जो उसकी डिज़ायर पैदा हुई थी और अपने आप को अपग्रेड करने की उसकी विशेज़ थी, वो मैथ्यू पॉकेट के घर में रहते हुए उसने ये सारी चीज़ें जो है सीखी और तब उसमें डिज़ायर पैदा हुई। अल्टीमेटली थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ जो, बीडी एंड मैग व्हिच पीपल लर्न्स दैट सोशल एंड एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट आर irrelevant to one's real worth and that conscience and affection are to be valued above erudition and social standing। अब इन जो तीन कैरेक्टर्स हैं, जो, बीडी एंड मैगविच, इन तीन कैरेक्टर्स के थ्रू पिप ने सीखा कि सोशल एजुकेशनल जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं हैं। किस लिए? जब एक इंसान का जो उसकी जो अफेक्शन, उसकी लॉयल्टी, उसके कॉन्साइंस और जो उसकी इनर थॉट्स और फीलिंग्स हैं, उसके जो जज्बात हैं, ट्रू जज्बात हैं, रियल जो उसकी कंसर्न्स हैं, ट्रू कंसर्न्स दूसरों को लेके, वो ज़्यादा मैटर करती हैं। उनकी ज़्यादा वैल्यू है। किसी के पढ़ने लिखने होने या किसी के एजुकेशनल और सोशल स्टेटस का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये उसने सीखा जो, बीडी और मैगविच के कैरेक्टर से। ठीक है, अच्छा ये थी उसकी 3 स्टेजेस एम्बिशंस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। अब आगे है सोशल क्लास, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में और फर्दर भी इसकी डिटेल्स इसमें मैंने पहले से डिफरेंट हैं, लेकिन थोड़ा सा और आपको डाटा देने की कोशिश की है ताकि आप पेपर में सही तरह से अपेयर हो सकें, अटैम्प्ट कर सकें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें पेपर। ठीक है। और सेकेंडली मैं आपको बताऊँ कि अगर इतनी डिटेल्स में लेक्चर आपको देने के बावजूद भी अगर आप इस इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो फिर ये सरासर आपका अपना कसूर होगा। फिर आप टीचर को या किसी को भी पेरेंट्स तक को भी आप जो है ब्लेम नहीं कर सकते कि आपको पढ़ाया नहीं गया ठीक से या फोकस नहीं कराया गया इस तरह से। और मास्टर्स लेवल पे वैसे भी आपको अपने बिहाफ पे ही मेहनत करनी पड़ती है। टीचर्स इतना नहीं करते जितना कि यहाँ पे करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको करवाया जा रहा है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस चांस को गंवाना नहीं है। ठीक है आपने। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। सोशल क्लास थ्रू आउट ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डिकन्स एक्सप्लोर्स द क्लास सिस्टम ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड ranging from the most wretched criminals Magnus to the poor peasants of the marsh country, Joe and Biddy, to the middle class Pumblechook to the very rich Miss Havisham। अब डिकन्स ने अपना जो सोशल क्लास सिस्टम था उसको प्रेजेंट किया है इस नावल में, पूरे नावल में। और ये क्या था कि विक्टोरियन जो उस टाइम पे इंग्लैंड और लंदन में जो विक्टोरियन एरा था, उस टाइम पे जो कंडीशन थी और सिचुएशन थी और जो क्रिमिनल्स और जो जो कुछ उस टाइम पे चल रहा था उसको डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं क्रिमिनल्स, क्रिमिनल क्राइम से रिलेटेड
इश्यूज जो कि मैगविच और कैंपेसन के थ्रू किया है, टू द पुअर पीजेंट्स ऑफ द मार्श कंट्री जो और बीडी के थ्रू किया है, जो कि एक ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे सैलाब आने का हो सके, एक ऐसी लैंड का एक ऐसा पार्ट था जहाँ पे इसका सैलाब का खतरा होता था। और मीट्स का भी यहीं पे रेफरेंस दिया गया इन्हीं का। तो द मिडिल क्लास किसके थ्रू, कम्बलचुक के थ्रू, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो द वेरी रिच, मिस हैविशम और एस्ट्रेला, ठीक है। The theme of social class is central to the novel's plot and to the ultimate moral theme of the book. ये जो सोशल क्लास है ये कंप्लीट नॉवल का जो एनालिसिस करते हैं हम एज अ बुक, और सेंट्रल आइडिया भी इसका यही है, ठीक है। Pip's realization that wealth and class are less important than affection, loyalty and inner worth, ये वही है जो पहले भी कई बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। Sorry. For the in the lecture of evolution of character of Pip, and also the previous lecture in the plot analysis, जब उसकी जो थ्री उसके पार्ट्स हैं डिजायर्स के, उसमें भी मैंने आपको रिपीटेडली ये बताया है, ठीक है। ओके, जिसमें वेल्थ और क्लास से भी बढ़ के कुछ चीज़ें हैं। Pip achieves this realization when he is finally able to understand that, वही सारी चीज़ें कैसे रियलाइज करता है, कैसे समझता है, जब despite the scheme in which he holds Estella, one's social status is in no way connected to one's real character। उसे ये समझ आता है कि जब वो स्टेला को बिफोर एंड आफ्टर देखता है, जब मिस हैविशम के घर देखा, फिर आफ्टर द टाइम ऑफ इंग्लैंड जब वो उसकी शादी हो जाती है, और वो जो टाइम उसने उसको देखा उसकी कंडीशन, और फिर खुद भी ये रियलाइज किया कि एक इंसान का सोशल स्टेटस कुछ मैटर नहीं करता किसी के रियल कैरेक्टर के आगे, ठीक है। ड्रमर फॉर इंस्टेंस, अगर हम उसकी एग्जांपल ये इंस्टेंस होता है एग्जांपल, is an upper class lout, while Magwitch, a persecuted convict, has a deep inner world। जो एक बाय हार्ट और बाय स्पिरिट एक बहुत अच्छा इंसान था। एक डीप इनर वर्थ ऐसे इंसान को कहा जाता है जो मतलब उसके अगर कैरेक्टर वाइज उसको डीपली ही एनालाइज किया जाए, देखा जाए, तो वो वहाँ पे भी उसकी कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आती, ठीक है। जहाँ पे उसने किसी को डिसीव किया हो या इमोरल कोई एक्ट उसका नज़र नहीं आता। So perhaps the most important thing to remember about the novel's treatment of social class is that the class system it portrays is based on the post-industrial revolution model of Victorian England। उस टाइम का जो ये जो सोशल क्लास का जो ट्रीटमेंट इस नॉवल में प्रेजेंट किया गया है, ये किसको पोर्ट्रे करता है, इज बेस्ड ऑन द पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि जब लोग अनएम्प्लॉयड थे और उनको कोई जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही थी, और इस टाइम ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया, और ये उसके बाद की बात है। मॉडल ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, ये उस टाइम के जब लोगों ने माइग्रेट किया अपने शहरों छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ जाने की कोशिश की, दूसरे कंट्री की तरफ जाने की कोशिश की, वो जो टाइम पीरियड था एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, तो उस टाइम पे विक्टोरियन एरा जो इंग्लैंड में था, वो सारे जो एक पिक्चर है ना उसको पोर्ट्रे करता है ये नॉवल। क्योंकि जितने भी वहाँ पे उस टाइम पे सोशल क्लास थे, जो भी रेवोल्यूशंस थे, जो भी इश्यूज थे, और जो क्राइम और उस टाइम पे हुआ करते थे, वो सारा कुछ इस नॉवल में एज इट इज़ ही डिस्कस किया गया है। इसलिए कहते हैं कि ये एक ट्रू पिक्चर है, पोर्ट्रे है उस टाइम उस एरा का। Dickens generally ignores the nobility and the hereditary aristocracy in favor of characters whose fortunes have been earned through commerce. Even Miss Havisham's family fortune was made through the brewery that is still connected to her manor। उसके अब सोशल क्लास से रिलेटेड अगर बात की जाए, तो यहाँ पे एक मिस हैविशम का करेक्टर है जिसने जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल से बिलोंग करती होती है, और जिसकी जो है कह लें कि अगर फेम वेल्थ से के लिहाज से अगर देखा जाए, तो मिस हैविशम जो है इस मामले में वो लकी रही है, ठीक है। तो उसकी कहने की फैमिली फॉर्चून वाज मेड थ्रू द ब्रूअरी दैट इज स्टिल कनेक्टेड टू हर मैनर। उसका जो मैनर बना था, जो घर बना हुआ था, ऊंची एक हाई लेवल का बना हुआ था, तो वो उससे कनेक्टेड थी।
और उस जो कहते हैं कि एक उसने अगर अपनी ज़िंदगी में एक कोई अच्छी चीज़ जो एक मामले में अगर वो लकी रही है ना, तो वो उसका जो है घर था और पैसा था, वेल्थ जो है थी, उस मामले में वो एक लकी थी, फॉर्च्यून जो है ना कैरेक्टर था इस मामले में। In this way, by connecting the theme of social class to the idea of work and self-advancement, Dickens subtly reinforces the novel's overarching theme of ambition and self-improvement. ये already हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपने खुद ही रीड आउट करा इसको। नेक्स्ट आ गया क्राइम, गिल्ट एंड इनोसेंस। ये क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्लॉट एनालिसिस जब आपने करना तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, तो थीम्स में ये भी आ जाती हैं, ठीक है। क्राइम, गिल्ट एंड इनोसेंस ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। थीम ऑफ क्राइम, गिल्ट एंड इनोसेंस इज एक्सप्लोर्ड थ्रू आउट द नॉवल लार्जली थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ कन्विक्ट्स एंड द क्रिमिनल लॉयर्स जॉगर्स। ये आप पहले भी देख चुके हैं किस किस करेक्टर पे क्या क्या जो है कैटेगरी रिलाई करती है, इम्प्लाई करती है, और कॉन्विक्ट्स कौन कौन से हैं इसमें, क्रिमिनल्स कौन कौन से हैं। और फ्रॉम द handcuffs जो मेंट एट द smithy to the glows at the prison in London, the imagery of crime and criminal justice pervades the book, becoming an important symbol of Pip's inner struggle to reconcile his own inner moral conscience with the institutional justice system. और इन तमाम क्राइम और क्रिमिनल्स जितने भी थे, इनकी एक ऐसी इमेजरी बुक में क्रिएट की गई है जिसको देख के हम सिंबलाइज कर सकते हैं कि किस टाइप का जो एक कह लें कि जो इन्वायरमेंट था और जो इश्यूज थे किस टाइप के थे, और किस तरह से उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, सिंबलाइज किया जा सकता है। और पिप की जो इनर स्ट्रगल थी उसके मॉरल एक्ट से रिलेटेड और उसके सोशल स्टेटस से रिलेटेड वो जस्टिफाई होती है अकॉर्डिंग टू दीज लाइक इन चीज़ों को जब साथ साथ डिस्कस किया जाए, क्राइम, गिल्ट और इनोसेंस को, इसके साथ इन सारी चीज़ें जो एक सिचुएशन में चलती जा रही थी, उसकी वजह से ही पिप ने ये रियलाइज़ किया था कि वो एक लाइक अपने आप को जस्टिफाई कर पाया था कि वो किस तरह से मॉरली एक्ट कर रहा है, पहले भी और बाद में भी। तो ये आप खुद एक दफ़ा गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी। In general, just as social class becomes a superficial standard of value that Pip must learn to look beyond in finding a better way to live his life. उसको लगा कि जो सुपरफिशियल स्टैंडर्ड हैं, जो मॉरल, जो सोशल स्टेटस हैं, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो उसके लिए इसको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए किस हद तक जाना पड़ेगा इसको पाने के लिए। द एक्सटर्नल ट्रैपिंग्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस, कोर्ट्स, जेल्स become a superficial standard of morality that Pip must learn to look beyond to trust his inner conscience. इन सारी चीज़ों पे को लेके अपने जो मॉरल उसकी वैल्यूज़ हैं उस पर ट्रस्ट करने के लिए इन सब जो स्टैंडर्ड्स हैं इसको इसमें अपनी जो मोरालिटी है उस पे उसने जो है वो कह लें कि इतना फोकस नहीं किया था, अपने जो एक्सटर्नल ट्रैपिंग्स थी उस पे उसका ज़्यादा था। तो हालांकि वो एक्सटर्नली देखे जाए तो उसकी जो अपीयरेंस थी वो हाई स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली थी, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं उनके अगर उनकी एक्सटर्नल ट्रैपिंग्स देखी जाए तो वो लगते तो क्रिमिनल थे, लेकिन अंदर से वो एक अच्छे इंसान था। जैसे मैगविच है, वो एक अंदर से एक अच्छा इंसान था। वो पोर्ट्रेट तो करता है पुलिस, कोर्ट्स और जेल्स, इस तरह की चीज़ों को, थीम्स को, लेकिन इनर उसकी जो फीलिंग्स थी, थॉट्स थे, वो बहुत ट्रू कंसर्न्स थे दूसरों को लेके, ठीक है, एज कम्पेयर टू पिप। ओके, आगे चलते हैं। मैगविच फॉर इंस्टेंस फ्रightens Pip at first simply because he is a convict। अब उसकी एग्जांपल वही आ गया जो मैंने अभी अभी बताया आपको कि स्टार्ट में, नॉवल के स्टार्ट में वो एक कन्विक्ट की हैसियत से उसको डराता है क्योंकि उसके पास खाना नहीं होता। Pip feels guilty for helping him because he is afraid of the police। उसे पुलिस से डर होता है और उसको ये डर लगता है कि मैंने एक क्राइम किया है चोरी करके अपने घर से, तो उसको ये गिल्टी फील होता है। By the end of the book, however, Pip has discovered Magwitch's inner nobility। जब उसको पता चलता है कि ये बाहर से तो क्रिमिनल नजर आता है, लेकिन अंदर से तो क्या है, एक नोबल पर्सन है, एक
ट्रू ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, एंड इज एबल टू डिसरिगार्ड हिज एक्सटर्नल स्टेटस एज अ क्रिमिनल। और वो इस बात पर डिसएग्री उसे करना पड़ा कि जो इसका एक्सटर्नल स्टेटस है वो एक क्रिमिनल का है, तो इससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अंदर से एक अच्छा इंसान है, ठीक है। Prompted by his conscience, he helps Magwitch to evade the law and the police. अब अपने जो कंसर्न है मैगविच के थ्रू मैगविच की तरफ शो करता है, उसकी हेल्प करता है और जितने भी लॉ और पुलिस को छुप कर उनसे छुप के उसकी हेल्प करता है, ठीक है। उसको लंदन से, क्योंकि वो इलीगली आया होता तो लंदन से उसको निकालने में हेल्प करता है थ्रू शिप। As Pip has learned to trust his conscience and to value Magwitch's inner character, he has replaced an external standard of value with an internal one. ये वही आ जाता है कि अपनी जो है पेरेंट्स को छोड़ के वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स पे फोकस करना शुरू कर देता है। डबल्स की कैटेगरी आ जाती है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हर चीज़ डबल टाइम्स यूज हुई है, लेकिन किस तरह से यूज हुई है थोड़ा सा डिटेल में भी जाते हैं। One of the most remarkable aspects of Dickens' work is its structural intricacy and remarkable balance. उसने सारी चीज़ों को बैलेंस रख के डिस्कस किया इस नॉवल में। Dickens' plots involve complicated coincidences, extraordinarily tangled webs of human relationships, and highly dramatic developments in which setting, atmosphere, event, and character all are seamlessly fused. कहता है कि इसमें डिकन्स ने जितना प्लॉट वो क्रिएट किया है ना कॉम्प्लिकेटेड, इसमें जितने भी कोइंसिडेंसेस हुए हैं, सिचुएशंस और रिलेशनशिप्स, और साथ में पिप की जो स्टेजेस हैं उसको, उसके करेक्टर को और बाकी सारे करेक्टर को साथ साथ एक बैलेंस रख के लेके वो चला है। उनके साथ साथ इवेंट्स को, जो करेक्टर्स थे, जो एटमॉस्फेयर था, मतलब इन सबको बैलेंस रख के उसने जो है ना डेवलपमेंट रखी है इसकी, इस तरह से नॉवल लिखा है। In Great Expectations, perhaps the most visible sign of Dickens' commitment to intricate dramatic symmetry, apart from the note of character relationships, of course, is the fascinating motif of doubles that runs throughout the book. From the earliest scenes of the novel to the last, nearly every element of Great Expectations is mirrored or doubled at some other point in the book. अब वो कैसे है डबल, किसी वो कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पे जो है ना ये स्टार्ट से लेके एंड तक ये जो इवेंट्स हैं कुछ डबल हैं। किस तरह से? देयर आर टू कन्विक्ट्स ऑन द मार्च। कौन से थे? मैगविच एंड कैपेसन। टू इनवैलिड्स, मिसेस जो एंड मिस हैविशम, जिनको यानी कि जो एक नेगेटिव कैरेक्टर की हैसियत से जिन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है। टू यंग वुमेन हु इंटरेस्ट बिडी एंड एस्टेला, and so on. There are two secret benefactors, Magwitch, who gives Pip his fortune, and Pip, who mirrors Magwitch's action by secretly buying Herbert's way into the mercantile business. अभी आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि डबल्स कैसे है, किसके थ्रू है, कौन कौन सा है, और पिप के दोनों बेनिफैक्टर्स वो किसको समझ रहे हैं, ठीक है। Finally, there are two adults who seek to mold children after their own purposes. दो एडल्ट्स हैं जिसके बारे में बात की जा रही है कि जिन्होंने अपने पर्पस के जो है बाद अपने जो मेन पर्पस थे उस लिहाज से अपने आप को मोल्ड किया। मैगविच who wishes to own a gentleman and decides to make Pip one. मैगविच की ख्वाहिश थी कि मैं एक जेंटलमैन बनूं, लेकिन उसने अपनी ख्वाहिश पिप के थ्रू पूरी की। एंड मिस हैविशम who raises Estella to break men's hearts in revenge for her own broken heart. ये उसने मिस हैविशम ने क्या किया कि उसने जैसे मैगविच ने किया अपना जो बचपन की अपनी जो ख्वाहिश थी वो इसके थ्रू पूरी की, इसी तरह मिस हैविशम ने किया कि अपनी जो रिवेंज था अपना वो इसने इसके थ्रू पूरा किया, एस्टेला के थ्रू। Interestingly, both of these actions are motivated by compassion. So interestingly, both of these actions are motivated by compassion. मैगविच रिसेंट, अब ये दोनों जो एक्शंस थे इसमें जो मेन कॉमन एक पर्सन आता है वो आता है कंपैशन। अब ये कैसे है
कि Magwitch resents but is nonetheless converters of compassion, social status and education, which motivates his desire to make people a gentleman. अब वो कंपेरिजन को देखता है और उसको उसका जो सोशल स्टेटस और एजुकेशन होता है उससे वो मोटिवेट होता है और फिर उसे डिज़ायर होती है कि जो मैं नहीं कर सकता और अपने आप को जिस तरह से मैं देखता था फिर को मैं उस मुकाम पे लेकर जाऊँ क्योंकि वो एक बेसहारा बच्चा था। And Miss Havisham's heart was broken when compassion left her at the altar, which motivates her desire to achieve revenge through Estella. The relationship between Miss Havisham and Compassion, a well-born woman and a common man, further mirrors the relationship between Estella and Pip. ये जो होल पैराग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपेरिजन और मैगविच एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है थ्रू मिस हैविशम एंड पिप और मिस हैविशम और मैगविच के थ्रू पिप और एस्टेला की लाइफ कैसे वो इम्प्रेसिव रही और किस तरह से उन पे दोनों ने एक अपनी अपनी ज़िंदगी में दोनों एक एक बच्चे को किस तरह से यूज़ किया और किस तरह से उन पे अपने अपने लाइक अपनी मॉरल क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग भी उन्होंने कैसे उनको ट्रीट किया दोनों को। This doubling of elements has no real bearing on the novel's main themes, but like the connection of weather action and odds to the sense that everything in Pep's world is connected. ठीक है, ये आप जो है देख सकते हैं क्लियरली, इसमें खुद पढ़ लीजिएगा। उनके कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर्स टू inanimate objects. अब हर कैरेक्टर का इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग हों, जो ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ें जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उनके थ्रू। तो अगर हम कैरेक्टर्स को हमारे आसपास कुछ चीज़ों से थोड़ा सा कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं? Throughout Great Expectations, the narrator uses images of inanimate objects to describe the physical appearance of characters, particularly minor characters or characters with the whom the narrator is not intimate. कैसे ये देखते हैं? For example, looks as if she Mrs. Joe looks as if she scrubs her face with a nutmeg grater, while the instructable features of Mr. Wemmick are repeatedly compared to a letterbox. अब ये देखिए इस तरह से उसका कैसे कंपेयर किया गया है। नटमैग होता है जो उससे बना हो नट से, ये अखरोट के जो होल होते हैं उससे, तो ऐसा लगता था उसने ऐसे फेस को अपना स्क्रब किया हुआ। इस तरह से इसको जो है ना, और मिस्टर वैमिक मिस्टर वैमिक का कैरेक्टर इसमें मेरे हाथ से मैंने आपको नहीं बताया कैरेक्टर इसमें, ये भी मैं आपको नीचे बता देती हूँ। इसको एक लेटर बॉक्स से कंपेयर किया गया है क्योंकि मिस्टर जॉन वैमिक्स इज मिस्टर जैकर्स क्लर्क एंड आल्सो पिप्स फ्रेंड। एक ऐसा फ्रेंड था पिप का जो उसके लिए एक मतलब अच्छा फ्रेंड था, बेनिफिशियल था उसके लिए। वो मिस्टर जैगर का क्लर्क भी था, लेकिन इसको एक लेटर बॉक्स से कंपेयर किया गया क्योंकि ये एक मॉडर्न मैन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये अपेरेंटली भी एक मॉडर्न पर्सन नज़र आता था और लाइक इसके अंदर क्या है किसी को कुछ पता नहीं था, जिसको लेटर बॉक्स कहा गया क्योंकि लेटर बॉक्स बाहर से नजर आता है, अंदर इसके क्या है किसी को कुछ नहीं होता कि किस टाइप के लेटर्स हैं। दिस मोटिव which Dickens uses throughout his novels may suggest a failure of empathy on the narrator's part, or it may suggest that the character's position in life is pressuring them to resemble a thing more than a human being. वो कहते हैं कि इस जो टाइप का पैटर्न अगर हम कंपेयर करते हैं ना किसी कैरेक्टर को किसी चीज़ के साथ या इस तरह से नरेट करते हैं तो ये एक एम्पैथी फेलियर है। लाइक हम किसी का जो है उसका कैरेक्टर या उसके फीलिंग्स थॉट्स नहीं समझ सकते इस तरह से, और एक कैरेक्टर की जो पोजीशन है वो एक ह्यूमन बीइंग से रिजेंबल करना, सॉरी किसी चीज़ से रिजेंबल करना, ये अकॉर्डिंग टू दिस नॉवल एक क्या लें कि अगेंस्ट द रूल होगी अगर हम ऐसा करें तो। The latter interpretation would mean that the motive in general is part of a social critique, in that it implies that an institution such as the class system or the criminal justice system dehumanizes certain people. यानी कि ये जो क्लास सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये एक ऐसे इंसान को बदलने पे मजबूर कर देते हैं। एक अच्छा खासा इंसान होता है लेकिन वो अपने जो इविलनेस है उसको बाहर ले आता है,
क्योंकि इन क्लास सिस्टम और यानी कि हमारा सिस्टम समटाइम हमें मजबूर कर देता है कि हम उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें, ठीक है। तो सेम एज केस विद द करैक्टर ऑफ पिप के उसको भी सोशल क्लास और सिस्टम ने ही मजबूर किया कि वो डिह्यूमनाइज की तरफ जाए, डिह्यूमनाइज यानी कि अगेंस्ट ह्यूमन एक्ट, तो एक इमोरल एक्ट की तरफ उसको उकसाया वैल्यूज है, सोशल और मॉरल वैल्यूज है उस सिस्टम ने, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और जो भी क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर बताइएगा। यू कैन आस्क मी एनी टाइम अबाउट एनी टॉपिक। सो अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।